हमारी कहानी की शुरुआत में हम मैरी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। मैरी एक जवान लड़की है और एक पुराने घर में अकेली रहती है। एक दिन जब वो अपने घर आती है तो उसे वहाँ पर रखे एक पुराने डायलर पर किसी का फोन आता है। वो जब कॉल पिकअप करती है तो उसे सामने से एक लड़की की आवाज आती है। वो मैरी को बताती है कि उसका नाम रोज है और उसे अपने बॉयफ्रेंड बॉबी से बात करनी है। मैरी उसे समझाती है कि यहाँ बॉबी नाम का कोई लड़का नहीं रहता और वो उसका फोन काट देती है। उसे लगा कि शायद किसी ने गलत जगह कॉल लगाया है और यहाँ उसने वही किया जो हर समझदार इंसान करता। उसने सिंपली फोन काट दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने ये फोन उठाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और कैसे बस एक फोन कॉल उसे टाइम ट्रैवल के एक उलझे हुए जाल में फंसा देगा जिसके बाहर वो कभी नहीं निकल पाएगी। मैरी के साथ आगे जो होने वाला था वो उससे बिल्कुल अनजान थी। वो अक्सर अकेली रहती थी और उसके आस पड़ोस में भी किसी को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। मैरी ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर में जॉर्ज नाम का एक माली आता था जिससे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी और वो एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया करते थे। मैरी ने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन वो अपने रिश्ते से खुश नहीं थी। उसका पति स्टीवन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो कभी एक अच्छा पति नहीं बन सका। स्टीवन मैरी को मेंटली टॉर्चर करता है और उसे बहुत मारता है, जिससे तंग आकर उसने आखिर में स्टीवन को तलाक देने का फैसला किया। कोर्ट ने इस तलाक का फैसला मैरी के फेवर में किया था, जिसके बाद कोर्ट ने स्टीवन को मैरी के आसपास भी ना भटकने की सख्त चेतावनी दी थी। मैरी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है और अपने दर्दनाक पलों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उसकी थेरेपिस्ट उसे बताती है कि क्यों ना वो बाहर जाकर नए लोगों से मिले। वैसे भी अब तुम्हारा तलाक हो चुका है और तुम बेझिझक किसी को भी डेट कर सकती हो। लेकिन मैरी को अब प्यार तो क्या, प्यार के नाम से भी डर लगने लगा था। उसने लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया, खासकर मर्दों पर। मैरी खुद को बिजी रखने के लिए फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन करती है, लेकिन अपनी क्लास के पहले दिन वो गलत क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है। जॉन नाम के एक टीचर जो बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, वो मैरी को बताते हैं कि वो गलत क्लास में है। उसकी क्लास इसके ऊपर वाले फ्लोर पर हो रही है। सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिसके बाद मैरी शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जब मैरी अपने घर आती है तो उसे फिर से कोई फोन करता है। मैरी जब फोन उठाती है तो दूसरी तरफ इस बार भी वही लड़की थी। रोज ने उसे पिछले कुछ दिनों में 5वीं बार कॉल किया है। मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ उसका बॉयफ्रेंड नहीं रहता। वो कहती है कि वो खुद यहाँ कुछ ही हफ्तों पहले आई है, उसे तो ये भी नहीं पता कि उससे पहले यहाँ कौन रहता था। लेकिन रोज किसी जिद्दी लड़की की तरह फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि वो बॉबी से प्यार करती है, उसके बिना वो मर जाएगी। मैरी को लगा कि ये लड़की शायद उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो रोज को चुप कराने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम उसे छोड़ दो। वो कहती है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, मेरा स्टीवन भी ऐसा ही था। लेकिन रोज उसे बताती है कि उसका बॉबी ऐसा नहीं था, वो वियतनाम की लड़ाई की वजह से ऐसा बन गया। रोज फोन पर इस बात का जिक्र कर देती है कि बॉबी आर्मी में है। मैरी को ये जानकर बड़ी हैरानी होती है, जिसके बाद वो रोज से उसकी उम्र पूछती है। हमें यहाँ पता चलता है कि रोज एक 41 साल की औरत थी। वो उम्र में मैरी से भी बड़ी थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कि वो किसी 19 साल की लड़की से बात कर रही है। मैरी कहती है कि वियतनाम की लड़ाई को खत्म हुए 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उस समय तुम शायद पैदा भी नहीं हुई होगी, तो तुम्हारा बॉबी आर्मी में कैसे हो सकता है। वो दोनों अब एक दूसरे से बात करते करते आपस में उलझने लगते हैं। मैरी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि उस लड़ाई को खत्म हुए 40 साल हो चुके हैं, लेकिन रोज ये मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, मेरे यहाँ तो हर रोज लड़ाइयाँ होती हैं। रोज उसे कहती है कि आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर 1979, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है। मैरी उसके साथ और बात कर कर अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसका फोन काट कर सोने के लिए चली जाती है। मैरी बहुत परेशान थी, वो अकेली थी और उसे किसी के सहारे की बहुत जरूरत थी। एक दिन मैरी को वो टीचर दोबारा मिलते हैं। जॉन उसे बस हाय कहना चाहता था, लेकिन मैरी उसके अचानक से आने की वजह से डर जाती है और उसे अजीब सा एक्सप्रेशन देकर वहाँ से चली जाती है। मैरी और जॉर्ज के बीच गार्डनिंग से संबंधित थोड़ी बहुत बातें हुआ करती थी। एक दिन वो जॉर्ज से पूछती है कि उससे पहले इस घर में कौन रहता था, जिस पर जॉर्ज उसे एक स्पेनिश कपल के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो लोग बहुत अच्छे थे, वो उसे हर हफ्ते चिकन सूप देते थे और उसे उनके साथ परिवार जैसा महसूस होता था। लेकिन एक दिन वो अचानक से यहाँ से चले गए। जॉर्ज उसे बताता है कि वो मुझे अपनी सारी बातें साझा करते थे, लेकिन उसे आज तक नहीं पता चल पाया कि वो यहाँ से क्यों चले गए। मैरी पूछती है कि उनसे पहले यहाँ और कौन रहता था, जिस पर जॉर्ज उसे मजाक मजाक में मुस्कुराते हुए कहता है कि बुढ़ापे की वजह से उसके दिमाग में जंग लग गई है। उसे तो ये भी याद नहीं कि कल रात उसने क्या खाया था, तो इतनी पुरानी बात याद रखना उसके लिए टेढ़ी खीर है।
हम देखते हैं कि एक बार फिर से उस फोन की घंटी बजती है और हर बार की तरह इस बार भी फोन पर रोज थी। इनफैक्ट दिन भर में उस पर कोई और दूसरा कॉल आता ही नहीं था। रोज मैरी से कहती है कि हमारे बीच में कोई तो कनेक्शन है। रोज कंफर्म करना चाहती थी कि जैसा वो सोच रही है कहीं वैसा सच में तो नहीं। रोज उसे उसके घर के किचन की दीवारों को खरोच कर उसे एक ड्राइंग ढूंढने को कहती है जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। मैरी देखती है कि दीवार के पीछे सच में एक ड्राइंग थी और किसी ने लाल रंग से उस पर गुलाब के फूल का चित्र बना रखा है। मैरी रोज से कहती है कि तुम्हें पहले से पता होगा उस ड्राइंग के बारे में, तुमने इतना भी कुछ बड़ा नहीं किया कि मैं तुमसे अचंभित हो जाऊं। वो फोन काटने ही वाली थी कि तभी रोज एक बार फिर से रोने लगती है। मैरी उसके मुंह पर फोन नहीं काटना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बातें सुनती रहती है। रोज उसे कहती है कि वो अकेली है और बॉबी उसे किसी और लड़की के लिए धोखा दे रहा है। मैरी जो पहले से ही मर्दों से नफरत करती थी वो अब उसकी समस्या को समझने लगी थी। उस रात वो दोनों बहुत बातें करते हैं। मैरी उसे अपने पति के बारे में बताती है। वो कहती है कि कभी कभी उसका मन करता है कि वो उसे मार डाले। स्टीवन ने उसे बहुत परेशान किया है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ने के बाद उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल अकेली है। उसने मुझे बनाया ही ऐसा था कि मैं उसके बिना रह ना पाऊं, और मुझे लगता है कि वो सही था क्योंकि उसके बिना भी वो घुट घुट कर जी रही थी। मैरी ने उसे अपने बारे में जरूरत से ज्यादा बता दिया था। उसे लगा कि अजनबियों से इस तरह बात करना ठीक नहीं। वो फोन कॉल बंद कर देती है और डिसाइड करती है कि वो दोबारा उससे बात नहीं करेगी। इसके बाद कुछ दिनों तक उस डायलर पर किसी का फोन कॉल नहीं आता। मैरी को अच्छा लग रहा था कि उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एक रात जब वो अपने किचन में कुछ खाने के लिए लेने को जाती है तो अलमारी खोलते ही वो देखती है कि उसका सारा राशन अचानक से कहीं गुम हो गया और वहाँ बस एक खाली दीवार थी जिस पर किसी ने प्लास्टर भी नहीं किया था। मैरी को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है क्योंकि वो हर रोज उसी अलमारी से अपने लिए स्नैक्स निकालती थी। इसी बीच रोज उसे एक बार फिर कॉल करती है। वो उसे बताती है कि उस रात जो तुमने अपने पति के लिए कहा था मैंने बॉबी के साथ भी वही किया। वो कहती है कि मैंने उसे मार दिया और अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। मैरी को लगा कि वो पागल हो चुकी है, इसलिए वो उसे दोबारा कॉल करने से मना करती है, लेकिन रोज बार बार उसे फोन लगाती थी, जिसके बाद मैरी को मजबूरन उस डायलर की लाइन को काटना पड़ता है। मैरी अब पहले से भी ज्यादा तनाव में रहने लगी थी। उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन जब वो क्लास खत्म होने के बाद अपनी कार के पास जाती है तो उसे अपनी कार में अचानक से उसका पति स्टीवन दिखाई देता है। वो बहुत डर जाती है और भागकर जॉन के पास आती है। जॉन जब उस कार को चेक करता है तो उसके अंदर कुछ नहीं था। वहाँ बस एक तस्वीर थी जिसे मैरी ने स्टीवन समझ लिया था। मैरी को डरा हुआ देख जॉन से रहा नहीं जाता और वो उसे कॉफी पर चलने के लिए कहता है। जॉन उसे वहाँ पर अपनी कहानियाँ सुनाता है। मैरी को उसकी कहानियाँ सुनाने का ढंग बहुत अच्छा लगा और आखिरकार उसे ऐसा कोई मिल गया था जिसके साथ वो पहली बार खुलकर इतना बात कर रही थी। जॉन मैरी को उसके घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन जॉन के जाने के बाद हम वहाँ पर स्टीवन को देखते हैं जो पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस गया था। यहाँ तक कि मैरी ने कार में भी स्टीवन को ही देखा था। वो स्टीवन को खुद से दूर रहने को कहती है, लेकिन स्टीवन एक साइको था। वो मैरी से बेइंतहा प्यार भी करता था और उसे परेशान भी करता था। हम देखते हैं कि जॉन एक बार फिर से वापस लौटता है। वो गलती से अपना कोड भूल गया था। जॉन जब स्टीवन को देखता है तो वो जानबूझकर वहाँ से जाता नहीं और मैरी भी स्टीवन को वहाँ से भगाने के लिए जॉन को थोड़ी देर और उसके साथ रुकने के लिए कहती है। स्टीवन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दांत पीसता हुआ वहाँ से चला जाता है। मैरी को अब तक लग रहा था कि उसे सिर्फ स्टीवन से ही खतरा है, लेकिन हम यहाँ एक रहस्यमयी औरत को देखते हैं जो छुपकर मैरी को देख रही थी। ये औरत कौन है और वो इतनी रात को वहाँ अकेली क्या कर रही है? इसके पीछे का कारण जानकर आपको भी इस औरत से डर लगने लगेगा। उस अपार्टमेंट में मैरी के सेल फोन में टावर नहीं आ रहा था, इसलिए उसे मजबूरन उस डायलर को फिर से चालू करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो उस फोन की वायर को निकालना भूल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन जॉर्ज का लॉन मोवर ठीक करने में उसकी मदद कर रहा था। जॉन कहीं ना कहीं मैरी को पसंद करने लगा था और मैरी भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में एक और आदमी को जगह नहीं देना चाहती थी। मैरी जो उस डायलर की वायर को निकालना भूल गई थी, उसे उस डायलर पर एक बार फिर से रोज का कॉल आता है। रोज उसे कहती है कि मेरा फोन मत काटना। वो इस बार बहुत गुस्से में थी। रोज कहती है कि मैंने आज तुम्हें और तुम्हारी मॉम को देखा, तुम बहुत छोटी हो और बहुत सुंदर भी। वो कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना होगा। मैरी को लगा कि ये लड़की अब उसे कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी है। वो उसका फोन काट देती है। रोज ने उसकी मॉम के बारे में बात करके मैरी की पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया था। उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी, इसलिए वो अपनी मॉम की पुरानी तस्वीरों को देखने लगती है, लेकिन इस बार उसे उन तस्वीरों में कुछ तो अलग दिखाई देता है।
वो देखती है कि तस्वीरों में उसे एक अनजान लड़की दिखाई दे रही है जो लगभग हर फोटो में उनके पीछे खड़े होकर उन्हें देख रही है। मैरी ने इससे पहले कभी उस लड़की को उन तस्वीरों में नहीं देखा था, लेकिन उसे लगा कि वो शायद छोटी छोटी चीजों पर कुछ ज्यादा ही गौर करने लगी है। मैरी के मन में रोज के लिए उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसे जानना था कि ये लड़की कौन है और वो उसे कहां से फोन करती है, लेकिन उससे भी पहले उसे ये जानना था कि इस घर में उससे पहले यहाँ कौन रहता था। उसे पता था कि जॉर्ज बहाना बनाने में तो बहुत माहिर है, इसलिए वो उससे यही सवाल घुमाकर पूछती है। वो उससे पूछती है कि साल 1979 में बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज किसने जीती थी, जिसके बाद जॉर्ज उसे उस मैच की एक एक डिटेल बताने लगता है। उनके स्कोर से लेकर किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया था, सब कुछ। इसका मतलब जॉर्ज ने अपनी कमजोर याददाश्त के बारे में झूठ बोला था। असल में उसे सब कुछ याद रहता है। जॉर्ज का झूठ अब पकड़ा गया था, इसलिए उसे बताना पड़ता है कि उस स्पेनिश कपल से पहले वहाँ कौन रहता था। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1979 में वहाँ बॉबी नाम का एक लड़का रहता था। वो कहता है कि रोज नाम की एक लड़की उस समय अक्सर उससे मिलने आया करती थी और उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। जॉर्ज ये भी बताता है कि एक दिन बॉबी अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड रोज इस अपार्टमेंट में परमानेंट रहने लगी थी, लेकिन वो भी उसके बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई और एक दिन उसने टेलीफोन वायर को अपने गले में लपेटकर सुसाइड कर लिया। मैरी को अब यकीन हो गया था कि रोज सच बोल रही है। वो सच में साल 1979 से बात कर रही थी। यहाँ पर एक तरह से दो अलग अलग समयों में कनेक्शन बन गया था और उस कनेक्शन का माध्यम वो फोन है जो उस घर में बरसों से पड़ा हुआ था। मैरी जब सुसाइड करने वाले लोगों की रिपोर्ट चेक करती है तो उसे साल 1979 में रोज नाम की किसी भी लड़की का जिक्र नहीं मिलता। मैरी को लगा कि जॉर्ज शायद उसे झूठ बोल रहा है। रोज ने पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कभी सुसाइड किया ही नहीं, लेकिन इसके पीछे का कारण असल में कुछ और ही था। मैरी जब जॉन को उस लड़की के बारे में बताती है तो जॉन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगा कि स्टीवन ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रहा है और उसके किचन में वो दीवार भी उसी ने बनाई है। मैरी उसे कहती है कि बस कुछ ही मिनटों में कोई भी वो दीवार नहीं बना सकता और वो दीवार तो पूरी तरह से पकी हुई थी, जैसे कि वो सालों पहले बनाई गई हो। जॉन उसे वो दीवार तोड़ने को कहता है। उसे यकीन था कि उसके किचन में बॉबी की लाश है जिसे रोज ने मारकर वहां चुनवा दिया है, लेकिन मैरी बहुत डरी हुई है और वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली जिससे उसे और मुसीबतों का सामना करना पड़े। जॉन उसे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोज सच में समय में 30 साल पीछे है और उसने तुमसे बात करने के बाद अपनी आत्महत्या करने का मन बदल लिया। जॉन का मानना था कि उसने उस दिन रोज का फोन उठाकर उस लड़की के अंदर जीने की एक उम्मीद जगाई और उसी उम्मीद के चलते रोज 1979 में ऐसे काम कर रही है जिससे हमारा वर्तमान भी बदल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से तुम्हारे घर में एक दीवार खड़ी हो गई? उसकी बचपन की तस्वीरों में किसी अनजान लड़की की परछाइयां दिखने लगी। उसे लगा कि ये सब रोज कर रही है और वो लड़की बहुत खतरनाक है। उस रात वो दोनों सब कुछ भूलकर कहीं बाहर घूमने जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय था जिसके बारे में जितना सोचो वो उतना ही पेचीदा होता जा रहा था। ये सब मानो एक मनगढ़ंत कहानी की जैसा था जो हर सिरे से सही लग रही थी। देर रात को जब मैरी अपने घर आती है तो उसके गेट पर कोई दस्तक देता है। मैरी जब गेट खोलती है तो वहाँ कोई नहीं था। मैरी ने किसी को नहीं देखा, लेकिन हमें एक बार फिर से वहाँ उस औरत की परछाई दिखाई जाती है जो मैरी को छुपकर देख रही थी। उस रात मैरी आराम से सो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि स्टीवन देर रात को उसके घर में घुस जाता है और जब मैरी नींद में थी तो वो किसी साइकोपैथ की तरह उसके कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। पूरी रात मैरी के साथ रहने के बाद स्टीवन बिना कोई सबूत छोड़े वहाँ से गायब हो जाता है। मैरी को एक बार फिर से रोज का फोन आता है। वो उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। मैरी बातों ही बातों में उसे ये बता देती है कि वो जॉन के साथ थी। रोज जानती थी कि जॉन कौन है, क्योंकि जॉन की मॉम शहर में एक रेस्टोरेंट चलाती थी। रोज कहती है कि अगर अगली बार तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हारी मॉम को नुकसान पहुंचाऊंगी। ये सुनने के बाद मैरी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं भी आज तुमसे मिलने गई थी। मैरी उसे झूठ बोलती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उसकी दिमागी हालत बहुत खराब है और लोग उससे बुरी तरह से पेश आते हैं। रोज को अपने बारे में ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो और जानना चाहती थी, लेकिन मैरी फोन काट देती है। 2 दिन बाद मैरी को फिर से रोज का फोन आता है। रोज को पता चल गया था कि मैरी उससे झूठ बोल रही थी। वो उससे मिली ही नहीं, क्योंकि अगर वो उससे मिली होती तो उसे पता होता कि वो कैसी दिखती है, वो किस तरह बात करती है। मैरी का झूठ अब पकड़ा गया था। रोज उसे कहती है कि उसने गार्डन में उसके लिए एक सरप्राइज दफनाया है। उसे देखकर तुम जरूर समझ जाओगी कि यहाँ से मैं क्या क्या कर सकती हूँ।
मैरी गार्डन की खुदाई करके उसके अंदर से एक जार निकालती है। रोज ने उसके लिए एक चिट्ठी लिखी थी और साथ ही उसके अंदर किसी की कटी हुई उंगली थी। मैरी उसे देखकर बहुत डर जाती है और मदद के लिए जॉन को कॉल करती है। जॉन बहुत कंफ्यूज था कि आखिर ये रोज भला ऐसा क्यों करेगी। जब रोज दोबारा कॉल करती है तो इस बार फोन पर जॉन था। जॉन उसे कहता है कि वो जो कोई भी है उसे अब ये सब बंद कर देना चाहिए। रोज जॉन को जानती थी। जिस समय में वो थी यानी 1979 में, उस समय जॉन काफी छोटा था। रोज को उसकी ये दखल अंदाजी पसंद नहीं आती और वो उसे इन सब से दूर रहने को कहती है। रोज कहती है कि उसे पता चल गया है कि तुम्हें मेरे बारे में ये कहानियां कौन सुनाता है। आखिर किसने तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ बताया है। यहाँ रोज जॉर्ज की बात कर रही थी जिसे वो नुकसान पहुंचाने वाली है। मैरी भागकर जॉर्ज के पास जाती है, लेकिन जब सामने वाला दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ जॉर्ज नहीं था। मैरी उनसे जॉर्ज के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं पता था, मानो जैसे कि जॉर्ज कभी यहाँ आया ही नहीं। यहाँ तक कि जॉन भी जॉर्ज को भूल गया था। मैरी उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि जॉर्ज उसका माली है जिसका एक बार तुमने लॉन मोवर ठीक किया था, लेकिन जॉन की यादों से भी जॉर्ज नाम के शख्स का अस्तित्व मिट गया था। जॉन उसे कहता है कि तुम्हारा इस घर में रुकना ठीक नहीं। वो उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है। उस रात वो अलग अलग सोने चले जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अपना प्यार जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाते और हम देखते हैं कि उस रात उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे से किसी पराई की तरह नहीं बल्कि किसी अपने की तरह बातें करने लगे थे। मैरी को जॉन अच्छा लगने लगा था और वो सब कुछ भूल कर काफी खुश थी। एक दिन दोपहर को उसे जॉन का फोन आता है। वो कहता है कि आज शाम हम दोनों डेट पर चलेंगे। तुम गार्डन में बैठकर मेरा इंतजार करना। मैं क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। मैरी शाम होने के बाद उसका इंतजार करने लगती है। जॉन ने जिस टाइम पर आने का वादा किया था वो टाइम भी बीत जाता है, लेकिन जॉन वहाँ नहीं आता। मैरी को अब उसकी फिक्र होने लगी थी। उसे डर था कि कहीं स्टीवन ने उसके साथ कुछ गलत ना किया हो। मैरी भागकर जॉन के रेस्टोरेंट में जाती है। वो जॉन को आवाज देती है, जिसके बाद जॉन के पापा उसके पास आते हैं। मैरी उन्हें कहती है कि उसे जॉन से मिलना है और ये सुनकर जॉन की मॉम अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाती। वो कहती हैं कि अगर तुम्हें जॉन से मिलना है तो तुम कब्रिस्तान जाओ, हम भी उसे मिलने के लिए वहीं जाते हैं। ये सुनकर मैरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागकर कब्रिस्तान जाती है और वहां पहुंचकर वो देखती है कि वहां पर एक बच्चे की कब्र थी। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन था, जिसे रोज ने 1979 में ही मार दिया था। रोज जॉन के बारे में सब जानती थी। वो कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ता है और उसके पेरेंट्स कौन हैं, और उसने इस बात का फायदा उठाकर जॉन को अपने रास्ते से हटा दिया। एक लेडी मैरी के पास आती है और उसे बताती है कि जॉन के माँ बाप ने ये मान लिया है कि उनका बेटा मर चुका है। यहाँ मान लिया से उसका मतलब ये था कि जॉन के घर वालों को कभी उसकी लाश नहीं मिली, वो बस अचानक से गायब हो गया था। मैरी जॉन के लिए जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो एक भला आदमी था और उसने अपनी आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताने के सपने देखे थे। मैरी जानती थी कि जॉन कहाँ पर है। वो भागकर अपने घर आती है और उस दीवार को तोड़ने लगती है जो बॉबी के मरने के बाद अचानक से ही प्रकट हो गई थी। उसके अंदर जो था उसे देखकर मैरी गहरे सदमे में चली जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ 3 लाशें थीं। रोज ने जॉर्ज, बॉबी और छोटे जॉन को मारकर उनकी लाशों को यहीं पर दफना दिया था। रोज एक बार फिर से उसे कॉल करती है। वो कहती है कि मैंने जॉन को हम दोनों के बीच में आने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। मैरी कहती है कि तुम्हें उस दिन मर जाना चाहिए था, तुम कभी खुश नहीं रह सकती, तुम लोगों को नुकसान पहुंचाती हो। लेकिन हमारी इस कहानी में अभी असली ट्विस्ट तो बाकी था। हमें पता चलता है कि यंग मैरी रोज के साथ थी। रोज ने 1979 वाली मैरी को अपना दोस्त बना लिया था और उस बेचारी बच्ची को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये नई दोस्त कितनी बुरी है। 2011 वाली मैरी उसे वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन छोटी मैरी बहुत डरी हुई थी। रोज उसे सजा देने के लिए 1970 वाली मैरी के ऊपर खौलता हुआ तेल गिरा देती है, जिसकी वजह से उसका आधा शरीर बुरी तरह से जल जाता है और वो बेचारी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी इस एक्शन का असर 2011 वाली मैरी पर भी होता है। हम देखते हैं कि उसके शरीर पर जलने के निशान उभर कर आने लगते हैं और मैरी को भी उतना ही दर्द होता है जितना कि यंग मैरी को हुआ था। मैरी रोज से माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन वो उसे छोड़ दे। रोज उसे रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मैरी अब डर के साए में जीने लगी थी, क्योंकि रोज जब चाहे तब उसका अस्तित्व चुटकियों में मिटा सकती है।
वो फैसला करती है कि वो रोज को खत्म कर देगी, जिसके बाद वो अपने शहर में हुए बड़े हादसों की लिस्ट निकालने लगती है। उसके पास पिछले 40 सालों के सभी भयानक हादसों की रिपोर्ट थी। मैरी चाहती थी कि रोज उनमें से किसी एक हादसे में मर जाए। वो रोज को कहती है कि क्यों ना हम दोनों बॉलिंग बॉल खेलने चलें। रोज ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस दिन और जिस समय वो उसे चलने को कह रही थी, उस समय उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला था, जिसमें सभी लोग मारे जाते। इसके बाद मैरी इंतजार करने लगती है। उसे उम्मीद थी कि रोज वहां जरूर जाएगी और बाकी लोगों की तरह मारी जाएगी। लेकिन तभी वो फोन एक बार फिर से बजता है। कॉल पर रोज थी। वो कहती है कि हमारी बस छूट गई, इसलिए हम खेलने नहीं जा सके। रोज को पता चल गया था कि उसने उसे मारने की साजिश की। मैरी उस छोटी बच्ची को कहती है कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन रोज ने उसे किडनैप कर लिया था। रोज कहती है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, आज रात उसे कोई मिलने आने वाला है और तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। मैरी देखती है कि तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। ये वही औरत है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो मैरी पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। मैरी खुद को कमरे के अंदर बंद कर देती है और तभी उसे फोन पर यंग मैरी की आवाज आती है। मैरी उसे कहती है कि रोज उसकी दोस्त नहीं है, तुम्हें उसे मारना होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। 1917 वाली मैरी अपनी दवाइयाँ लेने गई थी, लेकिन वो देखती है कि यंग मैरी ने गेट बंद कर लिया था और वो 2011 वाली मैरी से बात कर रही थी। वो उस पर चिल्लाने लगती है और उसे गेट खोलने को कहती है। दूसरी तरफ बूढ़ी रोज भी एक धारदार हथियार से सन 2011 वाली मैरी को मारने की कोशिश करती है। मैरी का पैर फिसलने की वजह से वो खुद को ही घायल कर लेती है। अब रोज को रोकने का बस एक ही तरीका था, और वो ये था कि वो 1917 वाली रोज को मार डाले। मैरी यंग मैरी से कहती है कि तुम्हें उसे मारना होगा, जिसके बाद यंग मैरी एक शीशे को तोड़कर उसके टुकड़े को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ 2011 वाली रोज भी मैरी के बहुत पास पहुंच गई थी। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी वो अचानक से गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यंग मैरी ने समय रहते 1979 वाली रोज को उस कांच के टुकड़े से मार गिराया था। उस छोटी बच्ची ने खून किया था, इसलिए वो फोन पर रोने लगती है, पर मैरी उसे समझाती है कि उसने जो किया सही किया, अब उसे अपने घर चले जाना चाहिए। इस तरह मैरी की जान बच गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। वो अकेली थी और उसकी इस कहानी पर विश्वास करने वाला भी कोई नहीं था। उसके घर में अभी भी 3 लाशें रखी हुई थी, जिसमें से एक से वो सच्चा प्यार करती थी। हम देखते हैं कि स्टीवन फिर से मैरी के पास आता है। मैरी इस बार उसे डरती नहीं और उसे उसके घर से निकल जाने को कहती है। ये सुनकर स्टीवन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं अगर नहीं गया तो तुम क्या कर लोगी। वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये मैरी अब उसकी मैरी नहीं थी। इस कहानी के अंत में हम मैरी को उस दीवार की फिर से चुनाई करते हुए देखते हैं। मैरी अपने होठों से एक गाना गुनगुना रही थी और उस दीवार के अंदर अब 3 नहीं बल्कि 4 लाशें थीं और वो चौथा आदमी स्टीवन था। हाँ दोस्तों, मैरी ने उसे मार दिया और इस तरह मैरी ने अपना बदला लिया था, लेकिन इस बात का पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा कि वो अपने जॉन को नहीं बचा पाई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।